हेलो एवरीवन, आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। इसके पहले कि हम वर्ण क्या होते हैं जानें, हम पहले से शुरुआत करते हैं कि जब हम कोई भी बात बोलते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले हम वाक्यों के द्वारा बोलते हैं। एक वाक्य बनता है। ये जो वाक्य है ये अलग अलग शब्दों का समूह होता है। एक वाक्य, एक सेंटेंस यानी क्या, एक अलग अलग शब्दों का समूह। अलग अलग शब्दों के समूह से वाक्य बनता है और वो जो शब्द होते हैं वो अलग अलग वर्णों से बनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया, खाना। तो ये जो खाना शब्द है ये कैसे बना है? ख अधिक आ अधिक न अधिक आ, यानी खाना ये शब्द ख आ न आ इन वर्णों से बना है। तो ये जो वर्ण है इन्हीं को आज हम समझेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि शब्द जो है ये किससे बनता है? इस प्रकार वर्णों से। अब ये वर्ण कहाँ से निर्माण है? तो शुरुआती दिनों में जब इंसान का विकास हो रहा था आदि मानव के रूप में, तभी उसके मुख से वो अलग अलग ध्वनियाँ निकालता था। पहले तो इशारों में बातें हुआ करती थी, फिर बाद में उसने अपने मुख से अलग अलग ध्वनि निकालना इंसान ने शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो अलग अलग ध्वनियाँ निकालता गया, हर ध्वनि के लिए उसने एक चिन्ह बनाया। जैसे हमारे मुख से आवाज़ निकलती है अ, तो अ के लिए क्या किया जाए? तो अ के लिए ऐसा चिन्ह बनाया गया। फिर हम कहते हैं ट, तो ट ये आवाज़ निकालती है, या फिर क, तो क जब आवाज़ निकालती है तो उसको कैसे चिन्ह बनाया जाए? तो क का ऐसा चिन्ह बन गया। जब इंसान के मुख से उसने आवाज़ निकाली प, तो प के लिए कौन सा चिन्ह बनाया जाए? तो ये वाला चिन्ह। तो इस प्रकार से इंसान ने अपने मुख के द्वारा जो जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं, जो जो ध्वनि प्रकट होते हैं, उनके लिए छोटे छोटे चिन्ह बनाए, सिंबल बनाए, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण का डेफिनेशन लिखा है, व्याख्या लिखिए। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। यानी कि जैसे ये छोटी ध्वनि अ, तो इसके और क्या टुकड़े होंगे? कोई टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे मैंने खाना, खा, इसका हम लोगों ने अगर सिर्फ खा हम लोग देखते हैं तो ख का टुकड़े हो गए ख प्लस आ। वैसे अ में कोई टुकड़ा नहीं होता, क में कोई टुकड़ा नहीं होता। तो ये जो मूल ध्वनियाँ है, जिसके छोटी छोटी ध्वनियाँ है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है। अब ये जो वर्ण है इनमें दो प्रकार है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर समझते हैं। तो स्वर में कौन कौन से स्वर है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा। इसमें से अम और आहा ये स्वर में नहीं आता है, तो ये क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। अब ये जो स्वर है इसमें से ह्रस्व स्वर, जो यहाँ पे मैंने ये नीली इंक में लिखा हुआ है ह्रस्व स्वर, उनको नीले इंक में अंडरलाइन किया हुआ है, और जो बाकी के ब्लैक अंडरलाइन किए हुए हैं, ये एक रह गया है, वो कौन से है? दीर्घ स्वर। अब ये ह्रस्व और दीर्घ, इसका पता कैसे चलता है? तो आप ये समझिए इस बात को। ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर ई तुरंत होता है। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर को या फिर ऊ को देखते हैं, ऊ, फिर री, तो ये जो स्वर है 1, 2, 3 और 4, इनको उच्चारण करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, जिसे हम पहली मात्रा भी कहते हैं, या फिर इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। अब आते हैं दीर्घ स्वर की। तो जैसे यहाँ पे आ, तो अ के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो आ को समय लगता है। फिर ये जो दूसरी वाली ई होती है मात्रा, उसमें समय लगता है, ई, इसको थोड़ा खींचना होता है, बराबर। मतलब ह्रस्व के तुलना में दीर्घ को उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर,
और जिन स्वरों का उच्चारण तुरंत होता है, कम समय में होता है, उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, इ, उ, ऋ, 4। ये 4 कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। और बाकी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर। अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि ये ए और ओ ये ह्रस्व में आता है ना, जैसे हम लोग पहली ई बड़ी, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, वैसे यहाँ पे नहीं करना है। तो ये ए, ऐ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर भी है। ओके, तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, और बाकी जो है वो कौन से है? दीर्घ स्वर। अब अम यानी ये अनुस्वार है। ये हम लिखते तो है स्वर में, लेकिन इसका अलग अस्तित्व है। ये क्या है? अनुस्वार, जिसका उपयोग हम ऐसे शब्दों में करते हैं जहाँ पे दूसरे वर्ण के पहले न का उच्चारण, जैसे पांडव, तो पांडव, तो वहाँ पे न जो है उसका काम कौन करता है? ये अनुस्वार। और दूसरा है विसर्ग। विसर्ग जो होता है ये संस्कृत शब्दों में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो प्रातः, प्रातः मतलब क्या? सुबह। तो विसर्ग जो है इसका उपयोग कहाँ होता है? ज्यादातर संस्कृत शब्दों में। और अनुस्वार इसका उपयोग वहां पर जहाँ किसी और इस प्रकार से, ठीक है। और तो ये हो गए स्वर। तो स्वर में आपको यही ध्यान में रखना है कि ह्रस्व स्वर कौन से है और दीर्घ स्वर कौन से है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। अब व्यंजन में सबसे पहले आपको यहाँ तक देखना है। ओके, तो यहाँ पर व्यंजन लिखे हुए हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये व्यंजनों का, ये जिस प्रकार से व्यंजन ये लिखे गए हैं, अगर आप इनको समझते हो, अगर ये व्यंजन आपको समझ में आ गए तो आपको सारे वर्ण समझ में आ गए। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे जो व्यंजन है, ये मूल व्यंजन 33 होते हैं, 33, ये हम बाद में देखेंगे, काउंट करेंगे तभी। यहाँ पर ये मैंने 5-5 व्यंजनों का ग्रुप लिखा हुआ है, 5-5 व्यंजनों का। अब इसमें जो पहली लाइन है उसे कहते हैं क वर्ग व्यंजन, दूसरी जो लाइन है उसको कहते हैं च वर्ग व्यंजन। तीसरी लाइन है उसे कहते हैं ट वर्ग व्यंजन। फिर ये चौथी लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? त वर्ग व्यंजन। और पांचवी लाइन को क्या कहेंगे? प वर्ग व्यंजन। अब इनको ये 5-5 अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, तो इनमें कुछ फर्क है, इसलिए लिखा गया है। हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, शब्दों का, वर्णों का उच्चारण करते हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उस उच्चारण में, उस प्रोनाउंसिएशन में हमारे ओठों से लेकर कंठ तक पूरे मुंह का उपयोग होता है। कंठ, यहाँ से गला, फिर हमारी जीभ यानी जिह्वा यानी टंग, फिर हमारे दांत, फिर दांत के अंदर का जो मुंह का हिस्सा है वो, फिर हमारे मुंह का अंदर का ऊपर का हिस्सा है वो, और अंत में होंठ। इन सभी का उपयोग इन व्यंजन या स्वरों के उच्चारण में होता है। तो ये उच्चारण करते समय हमारी जीह्वा यानी हमारी टंग मुंह के कौन से हिस्से को छूती है, उच्चारण के समय, प्रोनाउंस करते समय कौन से हिस्से को हमारी टंग छूती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि व्यंजन कौन से वर्ग का है। ओके, अब ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पहली लाइन आप देखिए, तो इसमें क्या लिखा है? क, ख, ग। आप बोल के देखिए, ये जो पहली पंक्ति है क वर्ग व्यंजन,
ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये कंठ से उच्चारण होता है। क यानी इस यहाँ पे किसका उपयोग होता है? कंठ का। क यानी गले से आवाज आती है। ख ग यानी यहाँ से, बराबर। यहाँ पे हमारी जो जीवा है अंदर की वो टच करती है, जो छोटी, ये जो है ये आवाज कहाँ से आती है? कंठ से। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कंठ्य। ओके, ये जो क वर्ग व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है? कंठ्य। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। इसमें च, छ, ज, झ, यहाँ पे जब हम आप बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा, आपकी जो टंग है, आपकी जो जीवा है, वो हमारे मुख के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है, यानी गले से थोड़ा आगे, कंठ से थोड़ा आगे, जो हमारे जबड़े का मुख का ऊपर का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं तालू। जैसे इस भाग को, गले को हम कहते हैं अंदर वाले कंठ, वैसे कंठ के बाद आगे हमारे मुख में जो ऊपर का हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? तालू। जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, च, छ, ज, झ, आप बोल के देखिए तो हमारी जीवा वो ऊपर वाले हिस्से को टच करती है। इसीलिए इनका, ये च वर्ग व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा तालू से छूती है, तालू को छूती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तालव्य व्यंजन। ओके, कंठव्य, उसके बाद है तालव्य। अब आते हैं अगली पंक्ति जिसे हम कहते हैं ट वर्ग व्यंजन। ट वर्ग व्यंजन। ओके, तो पढ़ने के टाइम हम लोग को अभी क ख ग घ च छ ये तो सबको लाइन में पता होता है व्यंजन, हम लोग बहुत बचपन से लर्न करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही, तो ये सभी को पता होता है। जब हम व्यंजन लिखते हैं ना तो आपको ऐसे 5 ग्रुप में ही लिखना है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ट ठ ड ढ न, ऐसे 5-5 की पंक्ति। और इसको हम पहली लाइन को क्या कहेंगे? क वर्ग, दूसरी को कहेंगे च वर्ग, तीसरी को कहेंगे ट वर्ग, इस प्रकार से। तो आप जब भी लिखते हो, आपको जब भी एग्जाम में कुछ पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, ताकि आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं व्यंजनों पर आधारित, वर्ण के आधारित, तो आप उसके उत्तर आसानी से लिख पाओगे। चलो, तीसरी पंक्ति है ट, ठ, ड, ढ, ण। तो जब हम ये ट वर्ग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा यानी हमारी टंग तालव्य के आगे, यानी हमारे जो दांत है उसके अंदर वाला हिस्सा, ओके, दांत के ऊपर का अंदर वाला जो हिस्सा है वहां पे टच होता है, हमारी जीवा टच होती है। देखो ट, तो आप देखते हो ट, ठ, यानी दांत का अंदर वाला, लेकिन ऊपर का है, अंदर का ऊपर वाला हिस्सा, दांत का अंदर का ऊपर वाला हिस्सा, यानी तालव्य जो ऊपर रहता है उसके थोड़ा आगे। ओके, तो उस जो भाग है उसे कहते हैं मूर्धा। तो जब हम ट, ठ, ड, ढ इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा उस मूर्धा को छूती है, मूर्धा को टच करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। ओके, मूर्धन्य व्यंजन। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा? कंठ्य, क्योंकि कंठ से उसका उच्चारण होता है, गले से उच्चारण होता है। फिर है तालव्य, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा तालु को यानी मुख के ऊपर वाले हिस्से को टच करती है। उसके बाद है मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी तालु के थोड़ा सा आगे वाला भाग, यानी हमारे जो दांत है उसके अंदर का थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, उसे कहते हैं मूर्धा। तो जब हम ट, ठ, ड, ढ इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा यानी जीभ मूर्धा को छूती है, इसलिए ये कौन से है? ट वर्ग व्यंजन को क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ओके, उसके बाद आगे है त, थ, द, ध, न। अभी इन सारे व्यंजनों का, त वर्ग व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा दांतों को छूती है, दांतों को छूकर मुख से हवा निकलती है। तो ये जो व्यंजन है जिसमें हमारी जीवा दांतों को छूती है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? दंत्य। तो आप देख सकते हो खुद उच्चारण करके, त, थ, द यानी हमारी जीवा किसको छू रही है? दांतों को।
तो आपने अक्सर देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग नहीं बूढ़े लोग होते हैं जिनके दांत नहीं है अभी मुख में, वे इन व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर पाते क्योंकि दांत नहीं है, तो ये व्यंजन उनसे उसका उच्चारण हो ही पाता नहीं है क्योंकि दंतों के कारण ही इनका उच्चारण है। त, थ, द, ध। ओके, तो इन्हें क्या कहते हैं? दंत्य। आखिर में जो है पंक्ति व्यंजनों की उसे कहते हैं पवर्ग व्यंजन। पवर्ग व्यंजन। अब आपने देखा है प, फ, ब, भ ये बोलते समय हमारे होठों का उपयोग होता है, हमारे होठों के द्वारा इन व्यंजनों का निर्माण हुआ है, इनकी सहायता से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य। तो ये हो गए हमारे 5 वर्ग के व्यंजन, जिन्हें पहले वर्ग को क वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ्य। च वर्ग को क्या कहते हैं? तालव्य। त वर्ग को क्या कहते हैं? मूर्धन्य। त वर्ग को क्या कहते हैं? दंत्य। और प वर्ग को क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। ओके, अब अगली लाइन जो है, अगली जो पंक्ति है वो है यरलव। यरलव ये जो व्यंजन है, जब हम आप उच्चारण करके देखिए, जब आप इसका उच्चारण करते हो तो जीवा, हमारी जीभ जो है, हमारी जो टंग है, वो मुख के किसी भी हिस्से को नहीं छूती है। य, आप बोल के देखिए, य, र में भी आपकी जीवा पर जोर हम डालते हैं और उससे जो हवा निकलती है, वो जीवा थोड़ी सी ट्विस्ट होने के बाद जो हवा निकलती है उससे र का उच्चारण होता है। तो र उच्चारण करते समय भी हमारी जीवा कहीं पर टच नहीं करती है, बल्कि वो वाइब्रेट होती है, कंपन होता है उसका। तो य, र, ल, व इसमें हमारी जीवा मुख के किसी भी हिस्से को स्पर्श नहीं करती है, और इसीलिए ये जो व्यंजन है इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ओके, अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद जो आगे है श, श, स, ह, श, श, स, ह ये जो व्यंजन है, आप बोल के देखिए, जब आप श या स ये बोलते हो ना, तो आपके मुख से गर्म हवा निकलती है, उष्मा। ओके, श क्योंकि हम बहुत जोर देकर बोलते हैं। ह, तो ह बोलते हैं ना, तभी भी हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, तो इसीलिए श, श, स, ह ये बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा एक प्रकार से निकलती है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब इसमें से लास्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो व्यंजन है इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त व्यंजन है ये ध्यान में रखना, क्योंकि आपस में मिलकर दो स्वर या व्यंजन मिलकर फिर इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। जैसे अगर हम क्ष की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा? क्ष, तो क, श ये दोनों का मिलकर फिर किसका निर्माण हुआ है? क्ष। तो इसीलिए ये जो 4 व्यंजन है इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त। संयुक्त व्यंजन। ओके, जो मूल व्यंजन है वो कितने होते हैं? 33। तो मूल व्यंजन कौन से? ये 5, 10, 15, ये हो गए 20, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33। ओके, तो इस प्रकार से ये जो व्यंजन है ये क्या है? मूल व्यंजन है, और यहाँ पे ये जो संयुक्त व्यंजन है ये नए व्यंजन है। ठीक है, तो ये होते हैं व्यंजन और ये होते हैं स्वर। तो स्वर में हमने क्या पढ़ा कि कौन से स्वर ह्रस्व है, कौन से दीर्घ है। उसके बाद अ यानी अनुस्वार आ का उपयोग विसर्ग में किया जाता है। ठीक है, व्यंजन में हमने क्या पढ़ा कि कौन से क वर्ग व्यंजन, च वर्ग व्यंजन, ट वर्ग व्यंजन, त वर्ग व्यंजन और प वर्ग व्यंजन। इन्हें क्या क्या कहा जाता है? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। उसके बाद अंतस्थ यरलव,
क्योंकि अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, मुंह के अंदर के। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, इसलिए क्योंकि उन्हें उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब हम इसके आगे का भाग पढ़ते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि इसमें से अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। ओके, तो अल्प प्राण व्यंजन समझने के लिए आपको ये इसी प्रकार से लिखना है और ये आपको ध्यान में रखना है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। ओके, पहला, तीसरा, पांचवा। तो हर व्यंजन में अल्प प्राण में क्या आएगा? पहला, तीसरा, पांचवा। यानी यहाँ पे क, ग, ng, फिर च, ज, त्र, फिर ट, ड, न, त, द, न, प, ब और म। ये कौन से व्यंजन है? अल्प प्राण। और साथ ही साथ ये जो अंतस्थ व्यंजन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और अंतस्थ। ये कौन से है? अल्प प्राण, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, और नीचे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ महाप्राण। महाप्राण कौन से है? तो दूसरा और चौथा व्यंजन। तो इसको मैं सर्कल नहीं कर रही हूँ, देखो बॉक्स कर रही हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। दूसरा, हर पंक्ति में से दूसरा और चौथा व्यंजन। ये हो गया दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा और साथ ही साथ सारे ऊष्म व्यंजन और ऊष्मा। ठीक है, ये क्या होते हैं? महाप्राण। इसे कहते हैं महाप्राण व्यंजन। ठीक है, और ये ऊपर कौन से है? अल्प प्राण व्यंजन। तो ये आप ध्यान में रखना, अल्प प्राण व्यंजन कौन से है? पहला, तीसरा और पांचवा, और ये सारे अंतस्थ। ठीक है, और महाप्राण यानी दूसरा और चौथा और सारे ऊष्म व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। अब इनको महाप्राण और अल्प प्राण क्यों कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। तो आप देख सकते हो क, क, ग, ng, स, ज, त्र, ट, ड, ण। तो ये फटाफट उच्चारण होता है उनका, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, जैसे ख, घ, तो हमें जोर डालना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। और ऐसे जिसमें ज्यादा समय लगता है वो होते हैं महाप्राण, और जिनमें कम समय लगता है वे होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिए हैं व्यंजन। चलो, और ये जो पांचों, ये
इस प्रकार से व्यंजन आपको इसी प्रकार से याद रखने हैं और इसी प्रकार से आपको लर्न करना है। जब भी आप ये 5 वर्ग सही तरीके से लिखना सीखोगे तो बाकी आगे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या अल्प प्राण या महाप्राण या अंतस्थ, उष्म, ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली ये वाला जो चार्ट है ये आपको ऐसे का ऐसे लिखने की कोशिश करनी है, उसको लर्न करना है इसी लाइन में, क ख ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जब आप इसी प्रकार से लिखोगे तब आपको ये बाकी सारी बातें या उनके आंसर जो है वो लिखने में कोई भी कठिनाई होगी नहीं। अब ये जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं इन्हें क्या कहते हैं? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और उष्ठ, इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। सभी को स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इन्हें जब हम उच्चारण करते हैं तो ये मुख के, हमारी जीवा अलग अलग जगह को स्पर्श करती है, कभी तालु को, कभी मूर्धा को, कभी दांत को, कभी कंठ को, इस प्रकार से। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो बस, और फिर इन्हीं व्यंजन और स्वरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो बस इस प्रकार से हमने ये वर्ण विचार पाठ आज पूरा कर दिया है। अगर आप इस पाठ में अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वो आप जूम जो अपना लाइव सेशन है उसमें ज़रूर पूछना। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि इसके बारे में मैं आपको जूम लाइव सेशन में कुछ प्रश्न पूछूंगी, जैसे कि तालव्य व्यंजन कौन से है, या फिर कंठ्य व्यंजन कौन से है, दीर्घ स्वर कौन से है, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन किसे कहा जाता है, वर्ण किसे कहा जाता है, या फिर उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, या फिर व्यंजन दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा लाइक तो ये कौन सा व्यंजन है, ज ये कौन सा व्यंजन है, इस प्रकार से। तो आप अच्छी तरह से ये समझना, और ये हमारे हिंदी भाषा सीखने का ये बेस है, मूल है। अगर ये आप अच्छी तरह से समझते हो तो आगे आपको हिंदी भाषा सीखने में या और भी जो शब्द है वो समझने में कोई दिक्कत आती नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ।